फेसबुक पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई और इस फ्रेंड रिक्वेस्ट ने कैसे रशिया में इंडियन एम्बेसी में काम करने वाले एक अफसर को पाकिस्तान की आईएसआई के सोशल मीडिया हनी ट्रैप में फंसा दिया। इस केस पर आज हम बात करने वाले हैं। ये केस है सत्येंद्र सेहवाल हनी ट्रैप केस। आज आपको बताएंगे कि क्या क्या वो खुफिया जानकारियां थी जो सत्येंद्र सेहवाल ने आईएसआई तक पहुंचाई। ऐसे 250 से ज्यादा सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स थे जो आईएसआई तक पहुंचाए गए। इसके अलावा और क्या क्या जानकारियां थी भारत के अहम मिशन की जो कि आईएसआई को दी गई। लेकिन कैसे सत्येंद्र सेहवाल को आईएसआई ने अपने इस पूरे ट्रैप में फंसाया था, ये भी आपको बताने वाले हैं। और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि आखिर क्यों वेट करना पड़ा सत्येंद्र सेहवाल के भारत आने तक का उसे पकड़ने के लिए। ये सारी जानकारी आपको यहाँ पे इस एपिसोड में मिलेगी और आप ये भी समझेंगे कैसे इस समय आईएसआई पाकिस्तान की सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रही है भारत के काफी सारे अफसर्स को जो मिलिट्री में काम करते हैं, जो इसरो में काम करते हैं, साइंटिस्ट हैं या फिर इंडियन एम्बेसी में काम करते हैं, इन्हें फंसाने के लिए। तो ये पूरा एपिसोड आपको देखना बहुत जरूरी है। शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। आप शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। तो शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के हापुड़ के शाह मोहिद्दीनपुर गांव में सत्येंद्र सेहवाल का परिवार रहा करता था। परिवार में सत्येंद्र, उनके माता पिता, उनका एक छोटा भाई बंटी उनके साथ में रहता था। 2 बहनें थी, उनकी शादी हो चुकी थी। बंटी जो था, जो छोटा भाई था सत्येंद्र का, वो एसएससी की तैयारी कर रहा था क्योंकि उसके बड़े भाई ने यानी सत्येंद्र ने खुद एसएससी सीरियल का एग्जाम क्रैक किया था, उस एग्जाम को निकाला था और एक अच्छी खासी सरकारी नौकरी दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में कर रहे थे। सत्येंद्र सेहवाल की अच्छी नौकरी लग चुकी थी, जॉब लग चुकी थी। सत्येंद्र के बारे में आपको बता दें, दरअसल बचपन से ही पढ़ाई में काफी ज्यादा होनहार थे। गांव के स्कूल से उन्होंने 5वीं तक की अपनी पढ़ाई पूरी की। उसके बाद स्कूल चेंज हुआ तो गए धौलाना के नवोदय विद्यालय में। 12वीं तक की पढ़ाई यहाँ से की और इसके बाद में उन्होंने कॉलेज के लिए मेरठ जाते हैं। मेरठ में एक कॉलेज है, वहां से ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में लग गए। इस बीच सत्येंद्र ने एसएससी सीजीएल का एग्जाम दिया और अच्छे खासे नंबर्स के साथ में इस एग्जाम को पार कर लिया, क्रॉस कर लिया। सिलेक्ट होने के बाद में पोस्टिंग दी जाती है सत्येंद्र को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में। सत्येंद्र ने काम करना शुरू कर दिया। अब तक जीवन बहुत अच्छा चल रहा था, सब कुछ चीजें सही थी। लेकिन इसके बाद समय निकलता है और साल 2021 आता है। 2021 में दरअसल क्या हुआ था कि मिनिस्ट्री के अंदर एक ब्यूरो ऑफ सिक्योरिटी होता है। मिनिस्ट्री एक ब्यूरो सिक्योरिटी रन करती है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। इसमें सिक्योरिटी असिस्टेंट्स जो होते हैं उनको रिक्रूट किया जाता है। ज्यादातर कई बार इन्हें जो हेड कांस्टेबल्स होते हैं या इस जो पोस्ट के लोग होते हैं इंडियन पुलिस फोर्स से, उनको रखा जाता है इस पोजीशन पे। और ये जो पूरा एक अलग जॉब होती है, इसको डेपुटेशन पे कराया जाता है। 3 साल का करीबन ये डेपुटेशन होता है और ये कंपलसरी होता है कि इन 3 साल में से 2 साल एटलीस्ट आपको ओवरसीज काम करना पड़ेगा, यानी भारत के बाहर जाके उन जो सिक्योरिटी असिस्टेंट होंगे उनको काम करना पड़ेगा। और क्यों भेजा जाता है इन्हें भारत के बाहर? जिससे वहां पे जो मिशन चल रहे हैं, इंडियन मिशन है, उनकी सिक्योरिटी में अपना एक रोल कर पाए, वहां पे अपना योगदान दे पाए। तो ये एक पूरा प्रोसेस होता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का। इसी के तहत 2021 जब ये आया तो 2021 में सत्येंद्र को इसी पूरे डेपुटेशन पर रशिया भेजा जाता है। अब बहुत जल्दी अपॉर्चुनिटी सत्येंद्र को मिल गई थी। हाल ही में उन्होंने 4 साल पहले करीबन ज्वाइन किया था यहाँ से। 2021 में अपॉर्चुनिटी मिली, परिवार भी काफी ज्यादा खुश था। सत्येंद्र मॉस्को पहुंच जाते हैं और इंडियन एम्बेसी में मॉस्को के अंदर काम करना शुरू करते हैं एक पोजीशन पे जिसका नाम था IBSA, यानी कि इंडिया बेस्ड सिक्योरिटी असिस्टेंट। काम का शुरू होता है मॉस्को में। शुरुआती कुछ दिन जो घुलने मिलने में लगे बाकी लोगों के साथ, उसके बाद जिंदगी अपनी सही रफ्तार से चलने लगी थी। घर वाले पूरी तरह से खुश थे कि लड़का बाहर जाके सरकारी नौकरी से बाहर गया है और वहां पे उसको गवर्नमेंट ने भेजा है। सब कुछ चीजें अच्छी थी। लेकिन इस बीच में सत्येंद्र की सोशल मीडिया पे प्रोफाइल थी। फेसबुक पर उनकी प्रोफाइल हुआ करती थी जिस पर सत्येंद्र ने खुद लिख रखा था, उस पे जो बायो था उस पे साफ साफ लिखा था कि आई एम वर्किंग इन फॉरेन मिनिस्ट्री एंड लिविंग इन मॉस्को। बात जाहिर थी, अगर कोई भी यहाँ पे इस प्रोफाइल को देखेगा पढ़ेगा तो वो ये थोड़ा भी अगर अंदेशा लगाए तो समझ जाएगा कि मॉस्को में यानी कि इंडियन एम्बेसी में काम कर रहे हैं और फॉरेन मिनिस्ट्री लिखा ही है, तो जाहिर सी बात है इंडियन एम्बेसी के कोई अधिकारी अफसर को या वहां के स्टाफ हो सकते हैं। सेंसिटिव पोजीशंस होती है, इस तरह से इन्हें डालना नहीं होता है सोशल मीडिया के ऊपर, आपकी पब्लिक प्रोफाइल्स पर। तो खैर सत्येंद्र ने ये चीजें यहाँ पे डाल के रखी थी। इसी के तहत कुछ दिनों बाद सत्येंद्र को अपनी फेसबुक पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है पूजा मेहरा नाम की लड़की से। ये जो पूजा मेहरा की प्रोफाइल थी, सत्येंद्र ने उस प्रोफाइल खोला, देखा तो वहां पे लिखा था कि लिव्स इन कनाडा, यानी कि कनाडा में, प्रॉपर कनाडा से बेस्ड है, वहां से आती है और फिलहाल बैंगलोर इंडिया में रह रही है, मतलब भारत के बैंगलोर में अभी रह रही है। इसके अलावा ये भी लिखा था कि एक रिसर्चर है, स्टूडेंट है,
रिसर्च करती हैं। बाकी अपना जो फोटोज थे वो भी सत्येंद्र ने देखे, तो वो भी काफी ज्यादा अच्छे फोटोज थे। तो ये सारी चीजें सत्येंद्र ने जब देखा तो उसने ये फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। इसके बाद दोनों की बातचीत शुरू हुई। बातचीत शुरू होने वाली की तो व्हाट्सएप पे नंबर जो था वो भी शेयर हो गया। लड़की ने सत्येंद्र से पूछा, यानी पूजा ने सत्येंद्र से पूछा कि आप क्या करते हैं। सत्येंद्र ने भी उसके बारे में पूछा। तो लड़की ने कहा कि मेरी जो फैमिली है वो दरअसल कनाडा में रहती है और मैं यहाँ पे अभी, क्योंकि मैं रिसर्च कर रही हूँ इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर, आईआर के ऊपर मैं रिसर्च कर रही हूँ, तो इसकी वजह से मैं फिलहाल भारत आई हुई हूँ, बैंगलोर में मैं रहती हूँ और मेरा एक पूरा प्रोजेक्ट है वो सब चल रहा है रिसर्च का, तो उसके लिए मुझे अभी यहाँ पे रहना पड़ रहा है। खैर मेरा कनाडा आना लगातार होता रहता है। सत्येंद्र ने भी इसके बाद अपनी डिटेल्स बताई सारी। बात आगे बढ़ने लगी, कॉल पर भी बात हुई, लेकिन कॉल पर हमेशा जो भी बात होती थी वो सिर्फ व्हाट्सएप कॉलिंग होती थी, मतलब सिर्फ व्हाट्सएप पर ये कॉल्स जो थे वो आते थे, नंबर नहीं दिया हुआ था पूजा ने यहाँ पे अपना। खैर बातचीत जब थी तो ये बात होने लगी इन लोगों की और सब कुछ बहुत ज्यादा जल्दी हो रहा था। अगर देखा जाए तो हाल ही में ये लोग फेसबुक पर मिले, मैसेंजर पर, उसके बाद व्हाट्सएप पे नंबर एक्सचेंज हुआ, फिर व्हाट्सएप कॉलिंग पर बात होने लगी और ये सब होते होते इतनी जल्दी सब कुछ हो रहा था कि उस बातचीत के बाद ये करीब आए और रिलेशनशिप में आ जाते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद ही अब यहाँ से असली गेम शुरू होता है। सत्येंद्र से पूजा कहती है कि आपका काम क्या क्या है मिनिस्ट्री के अंदर, मतलब ये जो इंडियन एम्बेसी है यहाँ पे आप क्या काम करते हैं, आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, आपके पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन रहती होंगी, क्योंकि आपके पास तो अच्छी खासी आप पोजीशन पे हैं, आपके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रहती होंगी। तो सत्येंद्र ने भी यहाँ पे अपनी वाहवाही लूटने के लिए ये बताना शुरू कर दिया कि हाँ मैं एक बहुत बड़ी पोजीशन पे हूँ, बहुत बड़ी रैंक पे हूँ, जो सिक्योरिटी और जो जूनियर ऑफिसर्स आते हैं उनको मैं ट्रेन करता हूँ, ट्रेनिंग देता हूँ यहाँ इंडियन एम्बेसी में, रशिया के अंदर, मॉस्को में। तो ये सारी चीजें सत्येंद्र ने बताना शुरू की। तो लड़की ने कहा कि ये तो बहुत अच्छा हो गया मेरे लिए, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं इंटरनेशनल रिलेशंस पे रिसर्च कर रही हूँ, आपके पास इतनी सारी जानकारी है तो मुझे तो आपसे काफी सारी जानकारी मिल जाएगी, आप मुझे बताएंगे तो मैं अपनी क्लास में टॉप कर जाऊंगी इससे। तो जो मेरा प्रोजेक्ट है वो अव्वल दर्जे का बनेगा। अब सत्येंद्र क्योंकि इस समय दोस्तों लव ट्रैप में फंस चुका था, उसने यहाँ इन्फॉर्मेशन देना, जो भी वो पूछती थी पूजा, उसने वो सब इन्फॉर्मेशन देना शुरू कर दिया। लेकिन इसके बाद एक दिन पूजा का एक मैसेज आता है सत्येंद्र के पास कि लास्ट टाइम जब वो कनाडा आई थी तो उसे एक शख्स मिला था, एक व्यक्ति उसे मिला, क्योंकि पूजा के जो पिता हैं वो कनाडा में सरकार के अंदर भी दखल रखते हैं, बहुत ही अच्छे बड़े परिवार से वो आती है। तो ये जो आदमी था वो उसे उसके पिता के जरिए ही मिला था और उस आदमी ने पूजा से छोटी सी कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी थी, बहुत ही मामूली सी कुछ इन्फॉर्मेशन थी, नॉर्मल इन्फॉर्मेशन। और पूजा कहती है कि मैंने ये सब उसे बता दिया उस आदमी को, तो उसने मुझे अच्छा खासा पैसा दिया उस मामूली सी नॉर्मल सी इन्फॉर्मेशन के लिए। सत्येंद्र को ये बात वो बता रही थी, कहती है कि मुझे बहुत नॉर्मल इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत बड़ा पैसा उसने दे दिया। लेकिन बाद में जब मैंने पूछा अपने पिता से और बाकी लोगों से तो मुझे पता चला कि वो पाकिस्तान की आईएसआई के लिए काम करता है, वो पाकिस्तान की आईएसआई से संपर्क में रहता है। इसके बाद पूजा कहती है सत्येंद्र से कि तुम तो इतनी बड़ी पोजीशन पे हो, तुम्हारे पास कितनी सारी इन्फॉर्मेशन, क्रूशियल इन्फॉर्मेशन होती होंगी, लेकिन उसमें से हल्की फुल्की जो भी इन्फॉर्मेशन है अगर वो तुम बताने लगो, वो तुम बता दो तो तुम तो बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हो। सत्येंद्र पहले थोड़ी देर के लिए डरा, मतलब उसके दिमाग में ये चीज आई कि वो क्योंकि इंडियन एम्बेसी में काम कर रहा है, भारत उसे भेजा गया है इंडियन मिशन पे, और यहाँ पे अगर वो इस काम के चलते सिक्योरिटी असिस्टेंट है वो यहाँ पे, क्योंकि अगर वो इस काम में इस तरह की चीजें करता है तो उसके ऊपर बहुत बड़ा एक्शन लिया जा सकता है भारत में। लेकिन इसके बाद भी दोस्तों आप ये देखिए ट्रैप को, लव ट्रैप को खुफिया जगत में, इंटेलिजेंस वर्ल्ड में सबसे ज्यादा खतरनाक हथियार कहा जाता है। वो आप यहाँ से देख सकते हैं, इसका अंदाजा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि थोड़ा ही सोचने के बाद में सत्येंद्र ने पूजा को इन्फॉर्मेशन देना शुरू कर दिया। अब सत्येंद्र के दो बैंक अकाउंट थे, एक बैंक अकाउंट उसका मॉस्को में बनवाया गया था, एक वहां पे मॉस्को में उसका अकाउंट था, एक भारत में अकाउंट था। हर बार जब सत्येंद्र इन्फॉर्मेशन देता दोनों अकाउंट में से कभी किसी में पैसे आना शुरू हो जाते। हर इन्फॉर्मेशन का अच्छा खासा उसको पैसा यहाँ से मिलने लगा, पेमेंट शुरू हो गया और देखते ही देखते पहले बात इन्फॉर्मेशन तक थी, उसके बाद अपडेट्स पर बात आई कि क्या क्या अपडेट्स हैं, क्या इसमें डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, और उसके बाद कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स तक बात आ चुकी थी। अब कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स भी सॉफ्ट कॉपी के फॉर्मेट में शेयर होने लगे थे सत्येंद्र के द्वारा, और यहाँ से अब सत्येंद्र सीक्रेट्स को भारत के एक तरह से रिवील करने लगा था। दोस्तों इस एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए देखिए, अगर आप लोग या आपके पहचान में कोई भी यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना चाहते हैं
अगर आपका सपना इस एग्जाम को क्रैक करना, आईएएस आईपीएस बनना, आईएफएस ऑफिसर, आप अपनी जो भी क्वेरीज है वो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अब आगे इस एपिसोड की। इंफॉर्मेशन थी, आपको बता दें इसमें कई सारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन थी, स्ट्रैटेजिक एक्टिविटीज की, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की और इंडियन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स की। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के वेपन्स के बारे में, उनके सिस्टम्स के बारे में यहाँ पे क्रूशियल जो इन्फॉर्मेशन है, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, वो यहाँ पे दी गई सत्येंद्र के द्वारा। इसके अलावा उसमें जो ज्वाइंट एक्सरसाइज हो रही है रशियन और इंडियन आर्मी के बीच में, उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी। इसके साथ ही वेपन्स जिन्हें डिस्कार्ड किया जाने वाला है भारत के द्वारा, उनकी जानकारी, उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, वो भी यहाँ पे आईएसआई तक पहुंचाए। और वो पूजा को ये सारी चीजें बताता था, और पूजा दरअसल आईएसआई के लिए ही काम कर रही थी। तो ये सारी चीजें थी यहाँ पे चल रही थी। इसके अलावा एक कुछ और क्रूशियल इंफॉर्मेशन थी, वो थी एमओयूज की। दोनों ही जो कंट्रीज हैं, जो दोनों देश हैं, रशिया और इंडिया, दोनों के ही पब्लिक सेक्टर डिपार्टमेंट के कई सारे एमओयूज की जो इंफॉर्मेशन थी वो भी सत्येंद्र के द्वारा दी गई। और ऐसे करीबन 250 डॉक्यूमेंट्स थे, 250 क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स, इन सबको भेजा गया सत्येंद्र के द्वारा। और करीबन 30 लाख रुपए बताए जाते हैं इस पूरे काम के लिए उसको मिले थे ओवरऑल। इनके ट्रांजैक्शंस बाद में देखे गए। लेकिन ये सब एक्सपोज कैसे हुआ, कैसे सत्येंद्र को पकड़ा गया, इस पर आते हैं। देखिए, इस बीच में जब ये सब चीजें चल रही थी, 2023 के मिड की बात है, यानी कि मई जून के आसपास के महीने थे, 2023 की ये बात है। 2021 में पहुंच चुका था सत्येंद्र रशिया, मॉस्को, तो 2 साल अभी तक हो चुके थे। 2023 के मिड में भारत की खुफिया एजेंसी RAW, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग को, रॉ को ये इनपुट्स मिलते हैं कि आईएसआई के कुछ हैंडलर्स ऐसे हैं जो भारत में और भारत के बाहर कुछ ऐसे ऑफिसर्स हैं, और खासकर इंडियन एम्बेसीज में बाहर जो ऑफिसर्स हैं, उनको लालच दे रहे हैं और उनको किसी तरह के ट्रैप्स में फंसा रहे हैं भारत की इंफॉर्मेशंस इंडियन आर्मी से रिलेटेड लेने के लिए। ये चीजें जब सामने आई, इस तरह का एक इनपुट सामने आया, तो रॉ ने सर्विलांस करना शुरू किया। सारी जो इंडियन एम्बेसीज थी, अलग अलग जो क्रूशियल लोकेशंस थी, सीरियस सेंसिटिव लोकेशंस थी, उन जगह पर इंडियन एम्बेसीज में जो लोग काम कर रहे थे उनके ऊपर सर्विलांस करना शुरू कर दिया, उनके ऊपर नजर रखनी शुरू कर दी। रॉ की नजर इसी बीच में पड़ी सत्येंद्र पर। सत्येंद्र सवाल के ऊपर नजर इसीलिए पड़ी थी क्योंकि सत्येंद्र की जब सोशल मीडिया एक्टिविटीज को देखा गया, देखिए ये आप सभी जानते होंगे या नहीं जानते हो तो आपको बता दिया जाए कि जो भी ऐसे इंडियन एम्बेसीज में लोग होते हैं बाहर मिशन पर, उनके ऊपर ओवरऑल तरीके से अगर कभी रैकी करनी पड़े या सर्विलांस करना पड़े तो सक्षम है खुफिया एजेंसीज हर तरह का सर्विलांस करने के लिए। तो ये देखा गया कि सत्येंद्र की सोशल मीडिया एक्टिविटी काफी ज्यादा रॉ को दिखाई दी। जब ये चीज देखी गई तो इसके बाद में उसके बैंक अकाउंट्स को भी देखा गया कि सोशल मीडिया अचानक से इतना ज्यादा क्यों इस्तेमाल करना शुरू किया सत्येंद्र ने। मॉस्को में जो उसका बैंक अकाउंट था उसमें लाखों के ट्रांजेक्शन्स को देखा गया, और ये कोई बड़ी बात नहीं थी पता लगाना कि ये ट्रांजेक्शन जो थे वो कहाँ से आ रहे थे और किस देश के बैंक से आ रहे थे। तो जब ये पता लगाया गया तो सामने आया कि ये सारा पैसा जो है वो पाकिस्तान से आ रहा है। इसके बाद सत्येंद्र को फुल सर्विलांस में, फुल टाइम सर्विलांस के अंदर रखा गया, यानी 24/7 उसके ऊपर कोई ना कोई ऐसा शख्स रहता था एजेंसी का, खुफिया एजेंसी भारत की, जो लगातार सत्येंद्र के ऊपर नजर रख रहा था। एजेंसी चाहती है दरअसल सत्येंद्र को रंगे हाथ पकड़ना, कि उसको ऐसे पकड़ा जाए कि ये आईएसआई के साथ पूरी तरह से संलिप्त है इस काम में, उस तरह पकड़ा जाए। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं हो सका क्योंकि अचानक से सत्येंद्र ने इंडियन एम्बेसी के अंदर एक अर्जी डाली। उसने कहा कि मैं छुट्टी पर भारत जाना चाहता हूँ क्योंकि मेरी जो कजन है उसकी शादी है, मेरी मौसी की लड़की है उसकी शादी है। और जैसे ये जो अर्जी थी वो पहुंची एम्बेसी, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि काफी समय से भारत गया भी नहीं था। इस लीव रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया जाता है। 28 जनवरी 2024 का वो दिन था जब सत्येंद्र भारत आया। दिल्ली एयरपोर्ट पर आने के बाद अपने घर हापुड़ पहुंचा। हापुड़ में अपने उस घर में पहुंचने के बाद सत्येंद्र जब तक इंडिया में रहा है इसके ऊपर लगातार सर्विलांस किया गया, फिजिकल सर्विलांस भी और डिजिटली इलेक्ट्रॉनिक जो सर्विलांस होता है वो भी। कैसे किया गया फिजिकल सर्विलांस, कि यहाँ पे जैसे ही ये भारत उतरा था इसके बाद ही खुफिया एजेंसीज ने भारत की ये पूरा डिटेल्स जो है सत्येंद्र की वो यूपी एटीएस को दे दी थी। उस समय यूपी एटीएस के चीफ थे आईपीएस मोहित अग्रवाल सर, उनको ये बात पहुंची। तो यहाँ से एक ग्राउंड जो टीम थी एटीएस की, यूपी एटीएस की, उसके हर एक मूवमेंट पर नजर रखी जाने लगी। इसी के तहत महज 3 दिन के बाद 31 जनवरी को यूपी एटीएस की फील्ड टीम सत्येंद्र के हापुड़ में उस घर में पहुंच जाती है। जब ये वहां पे पहुंची तो पता चला कि ये तो
सत्येंद्र यहाँ पे है ही नहीं, क्योंकि वो अपने जो कजिन की शादी थी जिसके लिए वो आया था, ये हकीकत थी, और वो शादी में गया हुआ था मेरठ। ये मेरठ पहुंच चुका था, लेकिन इसके बाद एक शादी से आने के बाद सत्येंद्र को एक बार फिर से समन किया गया, बुलाया गया। उसे कहा गया कि आपको आना है मेरठ एटीएस के दफ्तर में, और यहाँ पे आपसे थोड़ी हमें बातचीत करनी है। जैसे ही सत्येंद्र यहाँ पे पहुंचा, उससे सीधा इंटरोगेशन शुरू कर दिया जाता है। पहला सवाल पूछा गया डायरेक्ट कि आप कब से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ संपर्क में है, ऐसी क्या क्या भारत की इंफॉर्मेशन है जो आपने अब तक आईएसआई के साथ शेयर की है, और ये लड़की कौन है जिसके साथ आपने मिलकर इस तरह का एक कृत्य किया है भारत के साथ, हमारी इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी के साथ में। ये सारी चीजें पूछी गई। इसके अलावा पूछा गया कि ये बैंक अकाउंट में जो इतने ट्रांजेक्शन है, ये पैसा आखिर आया कहां से। पहले तो सत्येंद्र यूपी एटीएस के जो सवाल थे जिन अफसरों के, उनको नकारता रहा, उनको गुमराह करता रहा, लेकिन जब और सख्ती दिखाई गई सत्येंद्र सेवाल के साथ में, तो फाइनली उसने एक्सेप्ट किया कि वो पूजा मेहरा नाम की एक लड़की है, जिसे कई सारी इंफॉर्मेशन, कई सारे सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स उसके साथ शेयर करता था, उसको देता था, और पूजा मेहरा जो है वो उसकी दोस्त है। लेकिन फाइनली ये वही दिन था 3 फरवरी 2024 का, सत्येंद्र को जब पता चला कि जो पूजा मेहरा है वो आखिर कौन है। पूजा मेहरा बेंगलोर में नहीं, पाकिस्तान में रहती है। पूजा मेहरा का कनाडा से कोई कनेक्शन ही नहीं है, और पूजा मेहरा उसका असली नाम भी नहीं है। वो पाकिस्तान आईएसआई की एक एजेंट है, जिसे लगाया ही इसलिए गया था जिससे कि मॉस्को में इंडियन एम्बेसी के अंदर काम कर रहे सत्येंद्र सेवाल को कॉम्प्रोमाइज किया जा सके, उससे सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स निकालवा जा सके। खैर ये पूरा केस हुआ। एक एफआईआर सत्येंद्र के ऊपर एफआईआर जो थी वो दर्ज हुई, चार्जेस लगाए गए। एटीएस पुलिस स्टेशन जो है यूपी का, वहां पे इस एफआईआर को दर्ज किया गया, सेक्शन 121A ऑफ आईपीसी, जिसमें जो अब बीएनएस है, भारतीय न्याय संहिता, ये सेक्शन लगाया गया था, वेजिंग वॉर अगेंस्ट द कंट्री, और दूसरा उसके ऊपर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 लगा। सत्येंद्र को अरेस्ट किया गया, और ये एक ऐसी कहानी है दोस्तों, आप देखिए कि अपनी अच्छी खासी पोजीशन पे होने के बाद भी उसका गलत इस्तेमाल जो सत्येंद्र ने किया है, उसकी वजह से उसने भारत के इंटरनल एक्सटर्नल जो सिक्योरिटी है उसको तो नुकसान पहुंचाया ही, साथ ही साथ में अपने परिवार को बड़ा नुकसान पहुंचाया। इस परिवार को उस गांव को छोड़कर जाना पड़ा जहां वो रहा करते थे, क्योंकि लगातार वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस का आना जाना लगा रहता था। गांव वाले भी उस इज्जत के साथ में अब उन्हें नहीं देखते थे, क्योंकि जो काम किया था उनके लड़के ने। सत्येंद्र का अच्छा खासा करियर बन सकता था, लेकिन वो भी लालच के चलते, पैसों का लालच, या कहें जो लव ट्रैप में वो फंसा था उसका लालच, यहां से ये पूरा करियर बर्बाद हो गया। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आप देखें इस पूरे केस के अंदर, तो कैसे फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए कई सारे ऐसे हैंडल्स हैं आईएसआई के, पाकिस्तान के, जो कि लगातार भारत के जो ऑफिसर्स हैं, मिलिट्री में काम करने वाले, या मिलिट्री डिपार्टमेंट के, मिलिट्री के किसी डिपार्टमेंट में काम करने वाले, कोई साइंटिस्ट है, कोई इसरो में काम करता है, इन सबको लगातार टारगेट करते रहते हैं। इस तरह के केसेस बहुत सारे सामने आते हैं, तो सतर्क रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। चाहे आप किसी ऐसी पोजीशन पे हैं फिर भी, और नहीं है तब भी, आपको सतर्क हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि कौन किस उद्देश्य के साथ में आपसे बात कर रहा है ये आप नहीं समझ सकते। तो इस वजह से हमेशा चौकन्ने रहिए। भारत के साथ कभी भी इस तरह की अगर जो गद्दारी है ये करने का आपके दिमाग में कभी आना भी नहीं चाहिए, और ना ही आएगा। हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि हमारा एक उद्देश्य है भारत की प्रगति में अपना योगदान दिया जाए। उस उद्देश्य के साथ हम लोग हर बार काम करते हैं, आपके लिए इस तरह की स्टोरीज लाते हैं, इस तरह के रिसर्च करके एपिसोड्स लाते हैं, जिससे कि आपको पता चले कि क्या क्या कहाँ पे हो रहा है, क्या क्या हुआ है भारत में। तो दोस्तों ये था आज का केस। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में अपने और भी टॉपिक्स की रिक्वेस्ट जो है वो बताइएगा, उन पर वीडियोस बनाए जाएंगे। ऐसे और भी टॉपिक्स आपको लेकर आते रहेंगे, और टेलीग्राम पर हमारी कम्युनिटी